हेलो एवरीवन, दिस इज़ श्रेया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट जो कि बिज़नेस कम्युनिकेशन है उसको कवर कर रहे होंगे। और एज वी ऑल नो कि हमारे 3 सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं और अगले 3 सब्जेक्ट में बस MCQ क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो हम उसके अकॉर्डिंग ही इस वीडियो में सारा क्वेश्चंस MCQ के फॉर्मेट में देखेंगे और वो यूनिट वाइज होगा, लाइक पहले फर्स्ट यूनिट का, फिर सेकेंड, फिर थर्ड एंड सो ऑन। और उसके पहले हम PYQ डिस्कस कर रहे होंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था सारा MCQ। पहला क्वेश्चन है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन किसके बीच में देखा जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन इज एम्प्लॉयज़ विद सेम स्टेटस। अगर मैं ट्रिक बताऊं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में अगर कन्फ्यूज़न है किसी को तो उसमें एक हॉरिजॉन्टल को हम ऐसे याद रख सकते हैं क्योंकि हॉरिजॉन्टल का स्पेलिंग ऐसे होता है हॉरिजॉन्टल, और इसमें H में ऐसे एरो जा रहा है, सो हॉरिजॉन्टल विच गोज ऑन इन दिस लाइन। और वर्टिकल में ऐसे वर्टिकल का स्पेलिंग दिस, तो ऐसे अगर इसमें एरो डाल रहे हैं तो इसमें अप टू डाउन या फिर डाउन टू अप, ऐसे जो भी कन्वर्सेशन होती हैं उसको हम वर्टिकल कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन जो होता है वो एम्प्लॉयज़ जो कि सेम स्टेटस पे होते हैं, सेम डिपार्टमेंट में, उनके बीच में जो कन्वर्सेशन होती है उसको हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ द फॉलोइंग इज़ आर एग्जाम्पल ऑफ इज़ आर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें से कौन कौन सा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है? फर्स्ट इज़ फेशियल एक्सप्रेशन, सेकेंड अपीयरेंस, थर्ड इज़ पोस्चर एंड फोर्थ इज़ ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें फेशियल एक्सप्रेशन और अपीयरेंस, पोस्चर, ये तीनों ही नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। तो द करेक्ट आंसर इज़ ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 3, फुटनोट इज डैश टू बी पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्स। करेक्ट आंसर जो है वो रेफरेंस होगा हमारा, ऑप्शन सी। तो फुटनोट इज रेफरेंस टू अ पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्स। द बिब्लियोग्राफी यूजुअली प्रोवाइड्स डैश टू इन्फॉर्मेशन। बिब्लियोग्राफी जो होता है वो इन्फॉर्मेशन के लिए मल्टीपल एक्सेस पॉइंट प्रोवाइड करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक पार्ट ऑफ रिपोर्ट। रिपोर्ट का बेसिक पार्ट कौन सा है इसमें? कवर, रिकमेंडेशन, टाइटल पेज, ग्लॉसरी। तो बेसिक पार्ट जो रिपोर्ट का होता है वो टाइटल पेज है। डैश इंडिकेट्स द हायरार्की ऑफ टॉपिक्स एंड देयर सीक्वेंस। और हायरार्की, टॉपिक्स और उसके सीक्वेंस का हायरार्की कौन सा ऑप्शन इंडिकेट करते हैं? अपेंडिक्स, लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस, बिब्लियोग्राफी और टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो करेक्ट आंसर टेबल ऑफ कंटेंट्स होगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ बिजनेस लेटर। इसमें से कौन सा बिजनेस लेटर का टाइप नहीं है? ऑप्शन ए बिजनेस इंक्वायरी, बी सेल्स लेटर, सी कोटेशंस और लास्ट वन रेफरेंस लेटर। तो रेफरेंस लेटर इज नॉट अ टाइप ऑफ बिजनेस लेटर। Dash is a kind written announcement distributed to a large number of people. सर्कुलर जो होता है वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल के लिए होता है, जो कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है लार्ज नंबर ऑफ पीपल के लिए। रिटन अनाउंसमेंट होता है ये। नोटिस इज सेम काइंड ऑफ रिटन अनाउंसमेंट बट ये स्मॉल लेवल पे होता है, और सर्कुलर लार्ज नंबर ऑफ पीपल के लिए। ट्रेडिशनल मेल पैनल्स आर नाउ रिप्लेस्ड बाई। ट्रेडिशनल मेल पैनल्स को अब किस चीज़ ने रिप्लेस कर दिया है? तो ऑप्शन ए इंटरनेट पैनल्स। A presentation is a form of oral communication in which a person shares factual information with a audience. That is, presentation एक oral communication का फॉर्म है जिसमें एक पर्सन शेयर करता है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को किस तरह के ऑडियंस के साथ, मतलब स्मॉल ऑडियंस या फिर लार्ज ऑडियंस या फिर कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑडियंस या फिर सारा कुछ मिक्स्ड। तो करेक्ट आंसर जो है वो लार्ज ऑडियंस है। प्रेजेंटेशन लार्ज ऑडियंस के साथ में शेयर की जाती है लार्ज लेवल पे। और इसमें वो ग्राफ दिखाया गया है, लाइक वर्टिकल में ऐसे अपर से डाउन या फिर डाउन से अप वाली कम्युनिकेशन होती है, टॉप मैनेजमेंट से मिडिल, मिडिल से सुपरवाइजर्स तक, और वैसे ही सुपरवाइजर्स से मिडिल, मिडिल से टॉप लेवल तक। और हॉरिजॉन्टल में सुपरवाइजर लेवल पे ही जो कन्वर्सेशन हो रही होगी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, तो उसको हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोलेंगे। नाउ our unit 1 which is introduction to business communication.
बिज़नेस कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस मॉडल है उसमें पहले सेंडर होता है, वो कोई मैसेज टाइप करता है, उसको इनकोड करता है, देन वो किसी मीडियम के थ्रू, जिसको चैनल बोलते हैं, किसी मीडियम के थ्रू रिसीवर को सेंड करेगा। फिर रिसीवर उस मैसेज को डिकोड करके पढ़ेगा, अंडरस्टैंड करेगा, उसके बाद वो फीडबैक देगा उसका कि उसको क्या समझ में आया उस मैसेज से। पहला क्वेश्चन है, विच मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन एम्फेसाइजेस फीडबैक एज एसेंशियल। कौन सा मॉडल जो है उसमें फीडबैक एसेंशियल होता है? तो आंसर इज इंटरैक्टिव मॉडल। द सेवन सीज प्रिंसिपल मेनली इंश्योर्स के 7 C's होते हैं, लाइक करेक्टनेस, कंसाइज होना चाहिए मैसेज और क्लियर होना चाहिए, ऐसा तो ये सारा 7 C's इंश्योर करता है कि मैसेज में क्लैरिटी हो और इफेक्टिवनेस हो। क्वेश्चन नंबर 3, कम्युनिकेशन विदाउट फीडबैक इज़ नोन एज। ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें कोई फीडबैक ना मिले सेंडर को, तो उस कम्युनिकेशन को वन वे कम्युनिकेशन बोलते हैं। और ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें सेंडर को फीडबैक मिल रहा है रिसीवर के थ्रू, तो उसको हम लोग 2 वे कम्युनिकेशन बोलेंगे, क्योंकि सेंडर ने इधर से मैसेज सेंड किया और रिसीवर ने इसको फीडबैक भेजा, तो ये 2 वे कम्युनिकेशन है। लेकिन अगर यहाँ पे सेंडर ने इसको मैसेज भेजा बट इसने कोई भी फीडबैक नहीं भेजा है उसको, तो दिस इज़ 1 वे कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 4, नॉइज़ इन अ कम्युनिकेशन रेफर्स टू। किसी भी कम्युनिकेशन में नॉइज़ का मतलब क्या होता है? नॉइज़ मतलब एनी बैरियर दैट डिस्टॉर्ट्स मैसेज। किसी भी बैरियर के कारण, किसी भी रुकावट के कारण सेंडर से रिसीवर के पास मैसेज पहुंचने में जो भी रुकावट आती है उसको हम लोग नॉइज़ बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को ईमेल भेजना है, कोई सेंडर है जिसको किसी के पास ईमेल भेजना है लेकिन उसके पास इंटरनेट नहीं है, तो दिस इज़ अ नॉइज़, दिस इज़ बैरियर इन कम्युनिकेशन, तो इसको हम नॉइज़ बोलेंगे। इसमें भी बहुत सारे टाइप होते हैं, फिज़िकल बैरियर या फिर फिज़िकल बैरियर और कम्युनिकेशन बैरियर, मेंटल बैरियर्स एंड और भी बहुत सारे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ द रिसीवर इनकोडिंग द मैसेजेस अगेन इज़ कॉल्ड। रिसीवर जो है जब मैसेज को इनकोड कर रहा होता है, फिर से एक बार सेंडर ने जब मैसेज भेजा तब उसको इनकोड करके भेजा मैसेज को, और उसके बाद जब वो पहुंच जाता है रिसीवर के पास, तो उस मैसेज को वो फिर से समझने के लिए इनकोड करता है, जिसको हम लोग डिकोडिंग बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए, डिकोडिंग। सिमेंटिक बैरियर्स अराइज ड्यू टू। सिमेंटिक बैरियर्स क्यों अराइज होता है? सिमेंटिक बैरियर्स का मतलब होता है ऐसे बैरियर्स जो कि रॉन्ग वर्ड वगैरह से आते हैं, जो वर्ड का यूसेज हम लोग गलत चुन लेते हैं, तो उसके कारण सिमेंटिक बैरियर्स क्रिएट होते हैं। तो सिमेंटिक बैरियर्स, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, विच इज़ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 7, द कम्युनिकेशन प्रोसेस बिगिनस विथ। कम्युनिकेशन प्रोसेस किससे शुरू होता है? तो इसका तो अभी सबसे स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था, सेंडर से शुरू होता है कोई भी मैसेज, और फीडबैक तो लास्ट में मिलता है। रिसीवर तो रिसीव करता है मैसेज को जब वो इनकोड वगैरह हो जाता है, और नॉइज़ जो कम्युनिकेशन के बीच में आता है, ना कि उससे शुरू होता है कोई भी कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 8, एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर शुड मेनली पोजेसेस। एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर को कौन सा क्वालिटी पोजेस करना चाहिए? एग्रेशन, नाजीना, क्वेश्चन ऑप्शन बी एम्पैथी, ऑप्शन सी डोमिनेंस, ऑप्शन डी रिजिडिटी। इन सारे में बी को छोड़ के सारा कुछ नेगेटिव जा रहा है, तो एम्पैथी इज़ द करेक्ट आंसर। एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर को एम्पैथी पोजेस करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर्मल कम्युनिकेशन इज़ जनरली। फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब प्रोफेशनल और ऑफिशियल कम्युनिकेशन, वो जनरली डॉक्यूमेंटेड होता है। अनस्ट्रक्चर, इमोशनल, अनऑफिशियल, ये सब तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। बिज़नेस कम्युनिकेशन एम्स एट। बिज़नेस कम्युनिकेशन का मेन एम क्या होता है? जैसा कि नाम में ही बिज़नेस आ रहा है, तो बिज़नेस वाले कम्युनिकेशन में ज़्यादातर बिज़नेस रिलेटेड एम होगा, तो ऑप्शन बी ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस इज़ द एम ऑफ बिज़नेस कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 11,
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इज़, कम्युनिकेशन का सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा है? अंडरस्टैंडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, टेक्नोलॉजी। ऐसे तो ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन में, लेकिन ऑप्शन ए विच इज़ अंडरस्टैंडिंग, अगर कोई भी मैसेज सेंडर रिसीवर को सेंड कर रहा है, सारा कुछ ठीक है, कोई बैरियर भी नहीं है, कोई नॉइज़ बीच में नहीं हो रहा है, लेकिन अगर ये रिसीवर उस मैसेज को समझ ही नहीं पाता है तो फिर ये सारा कुछ, ये पूरा प्रोसेस ही बेकार है, किसी भी काम का नहीं होगा ये प्रोसेस अगर उसको समझ में नहीं आता है कि मैसेज क्या था। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 12, फीडबैक हेल्प्स इन, फीडबैक किस चीज़ में हेल्प करता है? इंश्योरिंग मैसेज एक्यूरेसी, ये मैसेज मतलब कि रिसीवर के पास मैसेज सही से पहुंचा या नहीं विदाउट एनी बैरियर, और उसको समझ में आया या नहीं, जो सेंडर उसको बोलना चाहता था वो चीज़ उसके पास वो रिसीव कर चुका है या नहीं, ये इंश्योर करता है फीडबैक। द शैनन वेवर मॉडल इज़ मेनली नोन एज, शैनन वेवर मॉडल को मेनली क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन बी मैथमेटिकल मॉडल। एन एग्जाम्पल ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इज़, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल कौन सा है? डाउनवर्ड मतलब कि जो ऐसे जाए, तो एम्प्लॉय कंप्लेंट, कोई भी एम्प्लॉय अगर कोई कंप्लेंट कर रहा है तो वो अपने अपर लेवल पे ही कंप्लेंट करेगा किसी का भी। पीयर डिस्कशन, ये तो ऐसे लाइक सर्कल वगैरह में होता है। यूनियन मीटिंग, इसमें भी सब लोग बोल रहे होते हैं, तो ऑप्शन बी जो है मैनेजर इंस्ट्रक्शन, मैनेजर इंस्ट्रक्शन देगा जनरली अपने से। द करेक्ट आंसर इज़ मैनेजर इंस्ट्रक्शंस। क्वेश्चन नंबर 15, कम्युनिकेशन एथिक्स मेनली डील्स विथ, कम्युनिकेशन एथिक्स मेनली किस चीज़ से डील करते हैं? एथिक्स का पूरा पेपर हम परसों ही दे के आए हैं, मतलब लास्ट पेपर एथिक्स का ही था, तो उसमें हमने बहुत कुछ पढ़ा है, ट्रुथफुलनेस, फेयरनेस, वैल्यूज़, मोरल वैल्यूज़ एंड ऑल। तो कम्युनिकेशन एथिक्स मेनली डील करता है ट्रुथफुलनेस और फेयरनेस, ये तो ऐसे ही टिक करके आ जाएंगे। नाउ आर यूनिट 2 विच इज़ टाइप्स एंड चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें कौन कौन सी टाइप्स होती है कम्युनिकेशन के, कौन कौन से चैनल्स होते हैं? पहला है चेन मॉडल, जिसमें कि कम्युनिकेशन ऐसे डाउनवर्ड ही फ्लो होता है। दूसरा ये ग्रेपवाइन मॉडल, जो कि ऑफिस के अंदर ज़्यादातर देखने को मिलता है, लाइक एम्प्लॉयज़ अपने में जो कि वर्क से रिलेटेड नहीं होके खुद में बात करते हैं, जो उसको बोलते हैं ग्रेपवाइन मॉडल। व्हील मॉडल, जिसमें इंफॉर्मेशन कहीं से भी किसी के पास भी शेयर हो रहा होता है। आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। लेट्स गो विथ हर फर्स्ट क्वेश्चन। डायगोनल कम्युनिकेशन अकर्स बिटवीन, डायगोनल कम्युनिकेशन किसके बीच में होता है? डायगोनल डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में वो ये हो सकता है, और डिफरेंट लेवल्स, मतलब कि यहाँ पे ये एक लेवल है टॉप लेवल, और ये मिडिल, और ये लो लेवल, तो इन तीनों के बीच में भी हो सकता है। और इसमें एक जो डिपार्टमेंट है लो लेवल में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं मान लो, तो इन सारे के बीच में भी हो सकता है, उसको बोलेंगे डायगोनल कम्युनिकेशन। सो डायगोनल कम्युनिकेशन जो अकर करता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और लेवल्स दोनों के बीच में। ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन इज़, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन क्या है? तो ऑप्शन बी अनऑफिशियल एंड इनफॉर्मल, जैसे कि ऑफिस के अंदर एम्प्लॉयज़ का जो ग्रुप होता है वो आपस में ऑफिस के वर्क के अलावा जो बात करते हैं, लाइक अगर वो सैलरी इंक्रीज़ होने के बारे में या प्रमोशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो वो ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन में आएगा। ओरल कम्युनिकेशन इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर, और ओरल कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा किस चीज़ में सूटेबल है? कॉम्प्लेक्स लीगल रिकॉर्ड्स के लिए तो हम ज़्यादातर रिटन वाला मेथड यूज़ करते हैं। परमानेंट स्टोरेज, इसके लिए भी रिटन यूज़ होता है। लॉन्ग रिपोर्ट्स, उसके लिए भी रिटन ही यूज़ होता है। तो इमीडिएट फीडबैक वाले सिनेरियो के लिए ओरल कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 4, रिटन कम्युनिकेशन इज़ प्रेफर्ड बिकॉज, रिटन कम्युनिकेशन क्यों प्रेफर किया जाता है? इट अवॉइड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं। ऑप्शन बी प्रोवाइड्स, रिटन कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि वो उसको रिकॉर्ड करके हम रख सकते हैं और परमानेंटली स्टोर होता है। वो एक बार लिख दिए तो वो लिखा रहेगा और स्टोर्ड रहेगा, उसको ना तो हम लोग फॉरगेट कर सकते हैं और ना ही वो डिस्ट्रॉय होगा जल्दी। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन मेनली इम्प्रूव्स। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन मेनली क्या इम्प्रूव करता है? डिसिप्लिन, कोऑर्डिनेशन, पनिशमेंट, ऑथोरिटी। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन ऐसे वाला एक लेवल पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में जो बात हो रही है, कम्युनिकेशन हो रही है, उसको बोलते हैं। तो वो सबसे ज़्यादा कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करता है। क्वेश्चन नंबर 6, एन एग्जाम्पल ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन इज। अपवर्ड कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल कौन सा है? सर्कुलर नाम से ही समझ में आया, जो ऐसे वाला कम्युनिकेशन, यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ कोई। ऑप्शन बी, कंप्लेंट रिपोर्ट। ऐसे उसमें भी पढ़ा था, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, कोई भी अगर कोई कंप्लेन करेगा तो वो अपने से अपर लेवल वाले डिपार्टमेंट में कंप्लेन करेगा। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन फॉलोज। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या फॉलो करता है? रूमर्स, पर्सनल रिलेशन, इमोशंस। ये सारा फॉर्मल कम्युनिकेशन में तो नहीं आएगा। ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की इज़ द करेक्ट ऑप्शन। टेलीफोन कम्युनिकेशन इज़ अ टाइप ऑफ। टेलीफोन कम्युनिकेशन कौन से टाइप में आता है? रिटन, ओरल, विजुअल, सिम्बॉलिक कम्युनिकेशन। तो करेक्ट आंसर इज़ ओरल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन नेटवर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन मेनली इंश्योर्स। ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या इंश्योर करते हैं? आइसोलेशन, प्रॉफिट लॉस। आइसोलेशन, इंफॉर्मेशन फ्लो, प्रॉफिट लॉस, पावर कन्फ्लिक्ट। करेक्ट आंसर जो है वो इंफॉर्मेशन फ्लो होगा। और चेन नेटवर्क इज़ बेस्ट सूटेड फॉर। चेन नेटवर्क किस चीज़ के लिए बेस्ट सूटेड होता है? हाईली सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, क्रिएटिव ग्रुप्स, सोशल गैदरिंग्स, इनफॉर्मल मीटिंग्स। चेन नेटवर्क मतलब होता है कि यहाँ पे कोई ऐसे सीढ़ी जैसा, एक ये यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन है तो इस डिपार्टमेंट में जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा। ये फ्रीली सीधे यहाँ से यहाँ नहीं आ सकता है। तो ये किस चीज़ के लिए सूटेबल है? तो हाईली सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, जिसमें कि कम्युनिकेशन इधर से उधर कैसे भी फ्लो नहीं हो सकता है, उसके लिए ये सबसे ज़्यादा सूटेड है। क्रिएटिव ग्रुप्स वगैरह में वी नीड टू डिस्कस एवरीथिंग, लाइक कोई कुछ भी बोल सकता है, इधर से भी कोई कुछ बोल सकता है, तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है जो फॉलो करें हम। सोशल गैदरिंग्स में भी कोई पर्टिकुलर चेन नहीं जा रही होती जिसमें हम जिसके अकॉर्डिंग बात करें हम लोग। सोशल गैदरिंग्स में भी हम डायरेक्टली ऐसे चेन में किसी से बात नहीं कर सकते कि ये इसको जाके बोलेगा, फिर ये इसको बोलेगा, फिर ये इसको बोलेगा। इसमें हम डायरेक्टली किसी से भी बात कर सकते हैं। इनफॉर्मल मीटिंग्स में भी सेम है। तो करेक्ट आंसर हाईली सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज़ जनरली कम्युनिकेशन जनरली फ्लेक्सिबल होता है। रिजिड और लीगली बाइंडिंग ये सब फॉर्मल कम्युनिकेशन में होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विजुअल कम्युनिकेशन इंक्लूड। विजुअल कम्युनिकेशन क्या इंक्लूड करता है? ओनली स्पीचेस, ये ओरल में आएगा। ओनली लेटर्स, ये रिटन में आएगा। और ये ऑडियो वाले में आएगा। तो ओनली विजुअल्स वाले में जिसमें हम कुछ देख सकें, तो करेक्ट आंसर है चार्ट्स एंड ग्राफ्स। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन इज़ कम्युनिकेशन विथ। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन किसके साथ होता है? तो ऑप्शन है एम्प्लॉयज़ ओनली। एम्प्लॉयज़ के साथ अगर हम करें तो वो इंटरनल में आएगा। मैनेजर्स ओनली, वो भी इंटरनल में आता है। ऑप्शन बी कस्टमर्स एंड आउटसाइडर्स, इसमें ही लिखा है आउटसाइडर्स के साथ अगर हम बात करें तो वो बेसिकली एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 14, द क्विकेस्ट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इज़। कम्युनिकेशन का क्विकेस्ट सबसे ज़्यादा फास्ट मेथड कौन सा है? रिपोर्ट, नोटिस, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, मैनुअल फाइल। इन तीनों में तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, ये बहुत ज़्यादा नहीं बट टाइम टेकिंग है। और फेस टू फेस कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा जल्दी हो सकता है। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। लिसनिंग इज़ कंसिडर्ड। लिसनिंग को क्या कंसिडर किया जाता है? पैसिव स्किल, एक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, अननेसेसरी स्किल, मैकेनिकल स्किल। जितना ज़्यादा नेसेसरी है किसी भी इंफॉर्मेशन को बोलना, उतना ही ज़्यादा नेसेसरी होता है कि उसको ध्यान से सुनना। तो लिसनिंग को एक्टिव कम्युनिकेशन स्किल कंसिडर किया जाता है। और इसी के साथ हमारा यूनिट 1 भी ख़त्म होता है, यूनिट 2 भी ख़त्म होता है। और हमारा यूनिट 3 है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड बैरियर्स। और इसमें ये सारा हमें याद करना पड़ेगा क्योंकि आधा से ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं सब से है। मैं इस सब का ट्रिक बता रही हूँ।
शायद उससे तुम्हें याद हो जाए, और अगर बिना ट्रिक के याद कर सकते हो तो वो भी बेटर है. यू कैन यूज़ ट्रिक्स इफ़ यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर ऑल दिस. सो फर्स्ट वन इज़ काइनेसिक्स. इसमें सिक से याद रख सकते हैं, लाइक सिक मतलब बीमार वाला, सही सीखे वाला सिक. तो कोई सिक होता है, बीमार होता है, तो उसको बॉडी मूवमेंट्स वगैरह वो बहुत कम करता है, उससे याद रख लो. प्रॉक्सिमिक्स मतलब स्पेस एंड डिस्टेंस. तो प्रॉक्सिमिक्स मतलब समझो कि कॉलेज में कोई एग्ज़ाम दे रहा होता है, तो 2-3 बच्चा ऐसा होगा क्लास में जो सबसे ज़्यादा शांत रहेगा और सबसे स्पेस और डिस्टेंस बना के चलेगा, लेकिन वो सबसे ज़्यादा प्रो होता है, वो बिना चीटिंग के भी पूरा पेपर भर रहा होता है. तो इससे याद कर सकते हैं प्रॉक्सिमिक्स मतलब जो स्पेस और डिस्टेंस बना के चले लेकिन प्रो हो. पैरा लैंग्वेज, इसमें लैंग्वेज आ रहा है तो लैंग्वेज में ही टोन और पिच वगैरह, ये तो ऐसे ही याद रह जाएगा, पैरा लैंग्वेज, टोन और पिच. नेक्स्ट इज़ क्रोनेमिक्स. क्रोनेमिक्स को टाइम से रिलेट करना है, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि क्रोन को क्रोम बना लो तुम, और क्रोम में कोई भी टैब बहुत देर तक, जैसे हम कोई फॉर्म वगैरह भर रहे होते हैं तो कोई भी टैब बहुत देर तक खुला रहता है तो वो आउट ऑफ टाइम बताने लगता है, फिर मतलब उसको रिफ़्रेश करके दोबारा ऐसे सारा कुछ करना होता है, तो उसमें यूज़ ऑफ टाइम होता है. क्रोम टाइम ऐसे रिलेट कर सकते हैं. आर्टिफैक्ट्स और ड्रेस एंड अपीयरेंस, इन दोनों को करना है. तो आर्टिफैक्ट्स में तुम उर्फ़ी जावेद को ले लो, तो वो बहुत सारा मतलब ड्रेस और अपीयरेंस पे एक्सपेरिमेंट करते रहती है, तो उसको वो आर्ट को और ड्रेस को दोनों का मिक्सचर बनाती है. सो यहाँ पे हम ऐसे याद कर सकते हैं इसको. नेक्स्ट है आई कांटेक्ट, कॉन्फिडेंस एंड अटेंशन. कोई भी कॉलेज में देख लो, कोई भी सुंदर लग रहा होता है तो आई कांटेक्ट उस पर जाता है ना, मतलब अटेंशन देने के लिए उसको, तो वो कॉन्फिडेंस में भी होता है. ऐसे कुछ रिलेट कर लो, मेरे को भी कुछ आइडिया नहीं आ रहा है इसके लिए. और नेक्स्ट इज़ फेशियल एक्सप्रेशन विच इज़ ओपननेस एंड इमोशन. हम अपना सारा इमोशंस वगैरह फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू दिखाते हैं, तो ये सारा तो मेन ये सारा था, तो इसके लिए मैंने ट्रिक बनाया था. बाकी ये सारा याद कर सकते हैं हम लोग ऐसे भी. हैंडशेक प्रोफेशनलिज्म को शो करता है जनरली, ऐसे भी. पोस्चर ऑथोरिटी और ओपननेस को दिखाता है. इसमें हम ऐसे याद कर सकते हैं कि हमारे क्लास में जो टीचर्स आते हैं तो वो उनका पोस्चर देख लो, ऑथोरिटी को शो करता है उनका पोस्चर. और गेस्चर्स, एंगेजमेंट, एम्फेसिस एंड एंगेजमेंट मतलब एंगेजमेंट, हाँ किसी का एंगेजमेंट हो रहा है तो उसमें बहुत सारे गेस्ट आएंगे, तो ऐसे. आई डोंट नो क्या रायता फैलाया मैंने अभी, बट याद कर लो जैसे भी है, एक दिन है लिख के आना है बस. फर्स्ट क्वेश्चन इज़ काइनेसिक्स रिलेट टू. अभी जैसे मैंने याद करवाया, काइनेसिक्स मतलब बॉडी मूवमेंट. कोई सिक होता है तो वो बॉडी मूवमेंट ज़्यादा कर नहीं पाता है, सो बी इज़ द करेक्ट आंसर. पैरा लैंग्वेज इंक्लूड्स, पैरा लैंग्वेज क्या इंक्लूड करता है, तो टोन एंड पिच. आई होप याद हो गया हो तुम लोग को. क्रोनेमिक स्टडीज़, क्रोन को मैंने रिलेट किया था क्रोम से, जिसमें टाइम ज़्यादा लगने पे वो टैब बंद हो जाता है, तो यूज़ ऑफ टाइम. प्रॉक्सिमिक्स रेफर्स टू, वैसा बच्चा जो प्रो होता है और स्पेस बना के चलता है, तो यूज़ ऑफ स्पेस. साइकोलॉजिकल बैरियर्स आर कॉज्ड बाई, साइकोलॉजिकल बैरियर्स किस चीज़ के कारण बनते हैं, तो मशीन्स तो नहीं, डिस्टेंस, लैंग्वेज, ये सब भी नहीं. इमोशंस एंड एटीट्यूड. साइकोलॉजिकल मतलब कि जो माइंड में बने, तो इमोशंस और एटीट्यूड्स, ये करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी. 6 सिमेंटिक बैरियर्स मेनली इन्वॉल्व. सिमेंटिक बैरियर्स सबसे ज़्यादा क्या इन्वॉल्व करते हैं, तो मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स. क्वेश्चन नंबर 7, अ क्रॉस्ड आर्म पोस्चर यूजुअली इंडिकेट्स. कोई क्रॉस आर्म करके बैठा हुआ है, मतलब कि ऐसे कुछ, तो वो क्या इंडिकेट करता है, डिफेंसिव, मतलब कि वो प्रोटेक्टिव हो रहा है खुद के लिए, डिफेंसिव हो रहा है ऐसा. क्वेश्चन नंबर 8, आई कॉन्टैक्ट इन कम्युनिकेशन मेनली रिफ्लेक्ट्स. कम्युनिकेशन में आई कॉन्टैक्ट क्या रिफ्लेक्ट करता है, तो कॉन्फिडेंस एंड अटेंशन. ऐसे ऊपर भी पढ़ा था हमने, कोई बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है तो उसको सब अटेंशन देंगे, आई कॉन्टैक्ट वगैरह. फिजिकल बैरियर्स इंक्लूड नॉइज़, प्रेजुडिस, फियर, एटीट्यूड. फिजिकल बैरियर्स में इन सारे में से क्या आता है, तो प्रेजुडिस का मतलब होता है कि किसी के बारे में अपना पहले से ही कुछ हेट्रेड जैसा राय बना के रखना, कि मतलब कोई ये इंसान है, इसको मैं जानती भी नहीं हूँ और मुझे देख
के ही ऐसा फील होगा कि ये तो एकदम पता नहीं क्या ही है। तो ऐसा कुछ पहले से मतलब किसी के बारे में ओपिनियन बना लेना, उसको बोलते हैं प्रेजुडिस। और फियर मतलब डर, एटीट्यूड मतलब तो पता ही होगा। तो फिज़िकल बैरियर्स में ये तीनों तो मेंटल में आ जाएगा। तो नॉइज़ इज़ द फिज़िकल बैरियर। क्वेश्चन नंबर 10, द बेस्ट वे टू ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर्स। कम्युनिकेशन बैरियर्स को ओवर करने का सबसे बेस्ट वे कौन सा है? फीडबैक को इग्नोर करना, उससे तो और ज़्यादा कम्युनिकेशन बैरियर्स क्रिएट होगा। क्लैरिफाइंग मैसेजेस को क्लैरिफाई करके बोलना, तो दिस इज़ वे टू ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर्स। यूजिंग जार्गन मतलब होता है कि कोई मतलब किसी फील्ड का कोई टिपिकल वर्ड उठा के बोलना, तो उससे और ज़्यादा कम्युनिकेशन बैरियर्स ये क्रिएट होता है। जैसे कि कोई इंजीनियर है तो उसमें जो वर्ड्स उन लोग के लिए नॉर्मल होता है, लाइक बग फाइंड करना, उसमें बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स आते हैं, उसको जार्गन बोलते हैं। तो वो ऐसा कोई वर्ड किसी नॉर्मल इंसान के सामने यूज़ करेगा जो कि उस फील्ड में नहीं है, टेक्निकल फील्ड वाले में नहीं है, तो इससे कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, इसको भी कुछ समझ में नहीं आएगा और इसको लगेगा कि ये सारा कुछ समझ गया है। तो कम्युनिकेशन बैरियर्स इससे और ज़्यादा बढ़ेंगे। रिड्यूसिंग इंट्रैक्शन, ये भी इससे भी कुछ खास हेल्प नहीं होने वाला है ओवरकम करने में। तो करेक्ट आंसर इज़ बी, क्लैरिफाइंग मैसेजेस। क्वेश्चन नंबर 11, साइलेंस इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। साइलेंस इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में इंडिकेट्स। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में साइलेंस क्या इंडिकेट करता है? एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट डिपेंडिंग ऑन द कंटेक्स्ट। कोई चीज़ की बात हो रही है, उस पर उस इंसान हाँ बोल रहा है या ना बोल रहा है उस चीज़ के लिए, ये इंडिकेट करता है। So B is the correct answer. Question number 12, artifacts in communication includes. कम्युनिकेशन में आर्टिफैक्ट्स क्या इंक्लूड करते हैं? तो उर्फी जावेद वाला एग्जांपल जिसमें हमने बोला था कि वो आर्ट और ड्रेस का मिक्सचर करके एक्सपेरिमेंट करती रहती है, तो ड्रेस एंड अपीयरेंस इज़ द करेक्ट आंसर। मोनोटोन वॉइस अफेक्ट्स। मोनोटोन वॉइस क्या अफेक्ट करता है? वो क्या? वर्बल एक्यूरेसी, इंटरेस्ट लेवल, राइटिंग क्वालिटी, ग्रामर। मोनोटोन वॉइस जो है वो इंटरेस्ट लेवल को अफेक्ट करता है। सो करेक्ट आंसर बी है हमारे यहाँ पे। इफेक्टिव लिसनिंग रिड्यूसेस। इफेक्टिव लिसनिंग किस चीज़ को रिड्यूस करता है? ऑप्शन ए अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन बी कम्युनिकेशन बैरियर्स, ऑप्शन सी फीडबैक, ऑप्शन डी अटेंशन। अगर किसी चीज़ को हम ध्यान से सुन रहे हैं तो उससे तो और ज़्यादा समझ में आएगा ना, तो इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं वो? फीडबैक को रिड्यूस नहीं किया जा सकता इफेक्टिव लिसनिंग से, कोई पॉइंट ही नहीं है दोनों में। अटेंशन, अगर किसी चीज़ को हम बहुत अच्छे से सुन रहे हैं तो वो उससे और ज़्यादा अटेंशन हम उसको दे रहे हैं, ना कि अटेंशन रिड्यूस हो रहे हैं यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर इज़ कम्युनिकेशन बैरियर्स। बीच में जितने भी रुकावट आते हैं कम्युनिकेशन में, उसको हम रिड्यूस कर रहे हैं इफेक्टिव लिसनिंग के द्वारा। नॉन वर्बल क्यूज आर स्पेशली इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे सपोर्ट एंड रीइंफोर्स मैसेजेस। और हमारा यूनिट 3 भी ख़त्म हो रहा है यहाँ पे। नाउ मूव अहेड टू यूनिट नंबर 4 विच इज़ बिजनेस राइटिंग एंड लेटर ड्राफ्टिंग। यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये भी ऑरेंज है और पर्पल। Business writing and letter drafting. Question number 1 is an inquiry letter is mainly written to. इंक्वायरी लेटर किस लिए लिखते हैं हम? नाम ही इंक्वायरी लेटर है तो किसी चीज़ का इंक्वायरी करने के लिए ही लिखे होंगे हम लोग। तो ऑप्शन बी सीक इन्फॉर्मेशन इज़ द करेक्ट आंसर। द टोन ऑफ बिजनेस लेटर शुड जनरली बी। बिजनेस लेटर का टोन कैसा होना चाहिए? पोलाइट एंड प्रोफेशनल। बिजनेस का लेटर बिजनेस से रिलेटेड है तो पोलाइट भी होना चाहिए और प्रोफेशनल भी। इमोशनल, कैजुअल और एग्रेसिव ये सारा इनफॉर्मल टोन है, तो इसको हम यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3, अ परसुएसिव लेटर मेनली एम्स टू। परसुएसिव लेटर मेनली किस चीज़ के लिए एम करता है? कन्विंस द रीडर। परसुएड करना मतलब किसी को कन्विंस करना, तो ये इसका मेन एम ही होगा, रीडर को कन्विंस करना। द सैल्यूटेशन डियर सर मैम इज़ यूज्ड व्हेन द रिसिपेंट इज़ अननोन।
राइटिंग टू अ फ्रेंड, राइटिंग अ मेमो, राइटिंग अ रिपोर्ट। सैल्यूटेशन जो है डियर सर और मैडम दोनों लगाते हैं। इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हम लेटर लिख रहे हैं वो मेल है या फीमेल है। अगर फ्रेंड को लिखे हैं तो फ्रेंड को पता होगा ना, मतलब हम लोग को पता होगा ना कि फ्रेंड मेल है या फिर फीमेल है। तो जब नहीं पता होता है कि रिसिपिएंट मतलब अननोन है, तब हम इस सैल्यूटेशन का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ बिजनेस लेटर जनरली कंटेन्स। किसी भी लेटर का कंक्लूडिंग पार्ट क्या कंटेन करता है, मतलब लास्ट वाला पार्ट सारा कुछ, अरे पेन, सारा कुछ लेटर में हमने लिख दिया और फिर यहाँ पे जो लास्ट में हम लिखते हैं वो उसमें क्या लिखा होता है। तो क्लोजिंग रिमार्क जैसे कि योर्स फेथफुल या फिर योर्स ओबीडियंट, ऐसे वाला। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ रिपोर्ट राइटिंग रिक्वायर्स। रिपोर्ट राइटिंग में क्या कौन सी रिक्वायरमेंट होती है, तो ऑप्शन बी लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, द सब्जेक्ट लाइन इन अ लेटर शुड बी। किसी भी लेटर में हम लोग यहाँ पे टू दी और एड्रेस वगैरह और नाम वगैरह लिखने के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट लिखते हैं, तो उसको कैसा होना चाहिए, सब्जेक्ट मतलब शॉर्ट और क्रिस्प होना चाहिए, जो एक लाइन में ख़त्म हो जाए और उससे पूरा लेटर का हेडिंग समझ में आ रहा हो कि लेटर किस बारे में है। तो आंसर होगा शॉर्ट एंड स्पेसिफिक। क्वेश्चन नंबर 8, अ कंप्लेंट लेटर शुड मेनली फोकस ऑन। कंप्लेंट लेटर में मेनली क्या होना चाहिए, फैक्ट्स एंड सॉल्यूशन। ऑप्शन बी फैक्ट्स एंड सॉल्यूशन होना चाहिए। अ प्रपोजल लेटर इज़ जनरली रिटन टू। प्रपोजल लेटर जनरली किस चीज़ के लिए लिखा जाता है, तो प्रपोजल लेटर मतलब नाम से ही किसी चीज़ को कोई आइडिया या कुछ मतलब सजेस्ट करने के लिए, कुछ प्रपोज करने के लिए आइडियाज़ या फिर सर्विस को। तो करेक्ट आंसर इज़ सजेस्ट प्लान्स और सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 10, एन इफेक्टिव बिजनेस रिपोर्ट मस्ट बी। इफेक्टिव बिजनेस रिपोर्ट को कैसा होना चाहिए, बिजनेस रिपोर्ट को कैसा होना चाहिए, एक इफेक्टिव जो बिजनेस रिपोर्ट हो उसको, तो ऑब्जेक्टिव, इमोशनल, ह्यूमरस, अनक्लियर, ये सारा तो नेगेटिव पॉइंट जा रहा है, तो ऑप्शन बी ऑब्जेक्टिव इज द करेक्ट आंसर। सर्कुलर लेटर आर सेंट टू। सर्कुलर लेटर मतलब ऐसे वाला लेटर सर्कुलर किसको सेंड किया जाता है, एक पर्सन को, ओनली मैनेजर्स, गवर्नमेंट्स ओनली, मेनी पीपल साइमल्टेनियसली। तो सर्कुलर मतलब कि नाम से ही समझ में आ गया बहुत सारे लोगों को भेजा जा रहा होगा, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। द इनसाइड एड्रेस इज रिटन। इनसाइड एड्रेस कब लिखना है हम, तो लेटर में, तो पहले यहाँ पे टू द, अगर हम ना एक लेटर देख के उसका फॉर्मेट पढ़ लें तो सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे हमसे इस यूनिट के। यहाँ पे टू द लिख के फिर उसके बाद द प्रिंसिपल वगैरह लिख के फिर उसके बाद एड्रेस लिखा होता है। तो बिफोर सैल्यूटेशन मतलब उसके नीचे फिर मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट, उसके नीचे डियर सर वगैरह, डियर सर या मैम, तो उस सैल्यूटेशन के ऊपर एड्रेस लिखा होता है। अ मेमो इज़ मेनली यूज्ड फॉर। मेमो को मेनली क्यों यूज़ किया जाता है, तो इंटरनल कम्युनिकेशन इस आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, द पर्पस ऑफ मिनट्स इज टू। मिनट्स का क्या पर्पस है, रिकॉर्ड मीटिंग प्रोसीडिंग्स। मीटिंग्स के प्रोसीडिंग्स को रिकॉर्ड करना इज द पर्पस ऑफ मिनट्स। बिजनेस राइटिंग शुड अवॉइड। बिजनेस राइटिंग में क्या अवॉइड करना चाहिए, जार्गन्स एंड एम्बिग्यूटी, मतलब कि जिससे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो, या फिर जार्गन का भी मैंने बताया, ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स नहीं यूज़ करने चाहिए, तो इन दोनों चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए बिजनेस राइटिंग में। और यार देखो इसी के साथ हमारा यूनिट 4 भी ख़त्म होता है, तो हम करेंगे बल्ले बल्ले और यूनिट। नाउ वी विल स्टार्ट आवर यूनिट 5 विच इज़ एम्प्लॉयमेंट कम्युनिकेशन। और इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, a resume is primarily a personal diary, summary of qualifications, complaint document, notice। तो रेज्यूमे का मतलब क्वालिफ़िकेशंस का जितनी भी हम लोगों ने स्टार्टिंग से लाइक 10th 12th और उसके बाद ग्रेजुएशन और बाकी जॉब एक्सपीरियंस वगैरह सारा कुछ लिखा होता है रेज्यूमे में। तो ऑप्शन बी समरी ऑफ क्वालिफ़िकेशंस इज़ द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 2, क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे एम्फेसाइजेस। क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम किस चीज़ पे एम्फेसाइज करता है? तो ऑप्शन बी, वर्क हिस्ट्री बाय डेट। क्वेश्चन नंबर 3, कवर लेटर शुड बी कस्टमाइज्ड फॉर द जॉब। एक कवर लेटर को जॉब के अकॉर्डिंग कस्टमाइज्ड होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, द ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट इज़ इन रिज्यूमे शुड। रिज्यूमे में जो ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट होना चाहिए वो मैच करना चाहिए करियर गोल से। क्वेश्चन नंबर 5, एन इंटरव्यू मेनली टेस्ट। इंटरव्यू में मेनली किस चीज़ का टेस्ट होता है? ऑप्शन ए, ओनली मेमोरी। ये तो एग्ज़ाम के बेसिस पे भी टेस्ट हो जाता है। हैंड राइटिंग और पर्सनल वेल्थ का कोई रोल नहीं होता है किसी भी जॉब में, और हैंड राइटिंग एग्ज़ाम में टेस्ट हो सकता है। इंटरव्यू बेसिकली कम्युनिकेशन और सूटेबिलिटी के लिए लिया जाता है। ग्रुप डिस्कशन इवेल्युएट्स। ऑप्शन बी, लीडरशिप एंड टीम वर्क। क्वेश्चन नंबर 7, द स्टार टेक्निक इन इंटरव्यूज़ रेफर्स टू। इंटरव्यूज़ में स्टार टेक्निक किस चीज़ से रेफ़र करते हैं? ऑप्शन ए, सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिज़ल्ट। मतलब स्टार का फुल फॉर्म क्या होता है टेक्निक इंटरव्यू में? तो एस का स्टार, टी से टास्क, ए से एक्शन, आर से रिज़ल्ट। क्वेश्चन नंबर 8, प्रोफेशनल ईमेल राइटिंग रिक्वायर्स। प्रोफेशनल ईमेल राइटिंग में किस चीज़ का ज़रूरत होता है? तो क्लियर सब्जेक्ट लाइन। उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सब्जेक्ट लाइन को सबसे ज़्यादा क्लियर शॉर्ट रखना। क्वेश्चन नंबर 9, द बेस्ट बॉडी लैंग्वेज ड्यूरिंग इंटरव्यू इज़। इंटरव्यू के दौरान जो बेस्ट बॉडी लैंग्वेज कौन सा है? अवॉइड आई कॉन्टैक्ट, कॉन्फिडेंट पोस्चर और एग्रेसिव गेस्चर्स, ओवर एक्टिंग। तो सारा नेगेटिव जा रहा है इसमें बी को छोड़ के, तो कॉन्फिडेंट पोस्चर जो है वो राइट आंसर होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 10, अ CV डिफर्स फ्रॉम रिज्यूमे बिकॉज CV और रिज्यूमे अलग अलग होता है क्योंकि CV जो है वो ज़्यादा मोर डिटेल्ड होता है रिज्यूमे के कंपैरिजन में। ड्यूरिंग इंटरव्यू डिमॉन्स्ट्रेट प्रोफेशनलिज्म। इंटरव्यू के दौरान अगर हम एकदम ध्यान से सुन रहे हैं हमारे इंटरव्यूअर के बातों को तो वो प्रोफेशनलिज्म को शो करता है। क्वेश्चन नंबर 12 इज़ एन एप्लीकेशन लेटर शुड फोकस ऑन। एप्लीकेशन लेटर को किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए? वीकनेसेस ओनली, रेलेवेंट स्ट्रेंथ, पर्सनल प्रॉब्लम्स, सैलरी डिमांड्स ओनली। एप्लीकेशन लेटर को रेलेवेंट स्ट्रेंथ पे फोकस करना चाहिए, सो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, प्रेजेंटेशन स्किल्स मेनली रिक्वायर। प्रेजेंटेशन स्किल्स पे सबसे ज़्यादा क्या रिक्वायर्ड होता है? मोनोटोन स्पीच, इट इज़ अ नेगेटिव पॉइंट, सो ये नहीं होगा। इग्नोरिंग क्वेश्चंस, ये भी नहीं। फास्ट स्पीकिंग, ये भी नहीं। ऑप्शन बी, ऑडियंस एंगेजमेंट इज़ द करेक्ट आंसर। प्रोफेशनल एटिक्विटी इंक्लूड्स इंटरप्टिंग अदर्स, respectful behavior, ignoring deadlines, using slang। प्रोफेशनल एटिक्विटीज़ मतलब कि प्रोफेशनलिज्म में कौन सी चीज़ें सही होती हैं, उसमें क्या इंक्लूड होता है? तो रिस्पेक्टफुल बिहेवियर इज़ द राइट आंसर। इंटरव्यू प्रिपरेशन शुड इंक्लूड। इंटरव्यू के प्रिपरेशन में कौन सा इन सारे में से इंक्लूड करना चाहिए? रिसर्चिंग कंपनी, इग्नोरिंग जॉब रोल, अवॉइडिंग प्रैक्टिस, लेट अराइवल। तो एज़ यू कैन सी ये सारा नेगेटिव पॉइंट्स है, और कंपनी के बारे में रिसर्च करके जाना ये एक बेसिक कॉमन सा चीज़ होता है कि जिस कंपनी का इंटरव्यू हम देने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा रिसर्च कर लें। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और ये हमारा लास्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 6, स्पोकन कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ पब्लिक एंजाइटी कैन बी रिड्यूस्ड थ्रू। पब्लिक एंजाइटी को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? तो ऑप्शन बी, प्रैक्टिस एंड रिहर्सल। हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा रिहर्सल करेंगे, उससे हमारी एंजाइटी वगैरह पब्लिक स्पीकिंग की कम होगी।
जैसे कि मेरा अभी ये पहला दूसरा वीडियो चल रहा है, तो मैं आई नो बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स कर रही हूँ बोलने में एंड ऑल, वीडियो वगैरह में भी। अभी इस वीडियो में मैंने नोटिस नहीं करा, और इसके पहले बहुत ज़्यादा वॉइस में मतलब बैकग्राउंड वॉइस वगैरह आ रहा है हवा वगैरह का, तो उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान दूँगी इस पर। मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 2। एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन बिगिनस विथ। एक इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन किस चीज़ से शुरू होता है? तो स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन से। क्वेश्चन नंबर 3। विजुअल एड्स इन प्रेजेंटेशन शुड बी। विजुअल एड्स जो होता है प्रेजेंटेशन में, उसको कैसा होना चाहिए? तो सिंपल और रिलेवेंट। वॉइस मॉड्यूलेशन हेल्प्स इन मेंटेनिंग ऑडियंस अटेंशन। ऑडियंस का अटेंशन मेंटेन करके रखने में वॉइस मॉड्यूलेशन हेल्प करता है। और ये सारा ना, अगर तुमने कभी नहीं भी पढ़ा है तो एक बार पहली बार पढ़ने पे भी बन सकता है एमसीक्यू, क्योंकि ये सारा उतना कोई ख़ास हार्ड नहीं है। उसके पहले वाला जो था यूनिट नंबर 3 आई गेस, जिसमें याद करना था, जो मैंने टेक्निक वगैरह बताई थी थोड़ी बहुत, उसमें थोड़ा बहुत नए टर्म्स थे तो उसके लिए ज़रूरी थे। ये सारा अगर बेसिकली भी बेसिक क्वेश्चन आता है ऐसा, तो हम आराम से कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5। द कंक्लूजन ऑफ अ प्रेजेंटेशन शुड। प्रेजेंटेशन का कंक्लूज़न कैसा होना चाहिए? तो समराइज़ की पॉइंट्स। लास्ट में हमें की पॉइंट्स लिखने चाहिए कि अभी जितना भी हमने यहाँ पे मान लो कि कोई प्रेजेंटेशन दिया तो बहुत लंबा था, वो इतना लंबा गया, और लास्ट में हमें उसको इतनी सी चीज़ में समराइज़ कर देना चाहिए कि ये चीज़ें इम्पोर्टेंट थी। क्वेश्चन नंबर 6। एक्सट्रीम पोर स्पीकिंग मीन्स। स्पीकिंग विदाउट प्रिपरेशन, जो कि मैं कर रही हूँ अभी। एक्सट्रीम पोर स्पीकिंग का मतलब होता है बिना प्रिपरेशन के बोलना। ग्रुप डिस्कशन रिक्वायर्स। ग्रुप डिस्कशन किस चीज़ की मांग करता है? तो बैलेंस पार्टिसिपेशन, मतलब सारे लोग इक्वली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि 4 लोग हैं तो उसमें 3 लोग बोल रहे हैं और एक बंदा चुपचाप बैठा हुआ है आके बस। क्वेश्चन नंबर 8। इफ़ेक्टिव प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव्स। इफ़ेक्टिव प्रोनाउंसिएशन क्या इम्प्रूव करता है? तो क्लैरिटी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। लिसनिंग बैरियर्स इंक्लूड। लिसनिंग बैरियर्स में क्या क्या इंक्लूडेड है? तो प्रेजुडिस, मतलब पहले से ही जज कर लेना, तो हम उसकी बात सुनेंगे ही नहीं कि वो बोल क्या रहा है, और पहले से ही अपने मन में बैठा लेंगे कि ये तो ऐसा है, ये तो बकवास ही करेगा, तो ये वो, या फिर पहले से ही बैठा लेंगे ये तो अच्छा बोलेगा, तो उसकी बकवास बातों को भी एकदम मतलब हाँ सही है ऐसा मानते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10। डिबेट कम्युनिकेशन मेनली डेवलप्स। डिबेट कम्युनिकेशन क्या डेवलप करता है? तो ऑप्शन ए क्रिटिकल थिंकिंग, सोचने पर मजबूर करता है इंसान को कि हाँ ये इसका ओपिनियन, दूसरे का ओपिनियन सुनने के बाद कि इसके हिसाब से देखा जाए तो वो भी सही हो सकता है ऐसा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। द बेस्ट पेस फॉर प्रेजेंटेशन इज़ मॉडरेट टू क्लियर। प्रेजेंटेशन के लिए बेस्ट पेस ये मॉडरेट एंड क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11। द बेस्ट पेस फॉर प्रेजेंटेशन इज़। प्रेजेंटेशन के लिए बेस्ट पेस कौन सा है? तो मॉडरेट एंड क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12। स्टेज फियर मेनली इफेक्ट्स कॉन्फिडेंस, ग्रामर, राइटिंग, टाइपिंग। तो ये सारा स्टेज पे जाके तो हम करते नहीं हैं, तो ये सारा नहीं होगा आंसर। ऑप्शन ए कॉन्फिडेंस। ऑडियंस एनालिसिस हेल्प स्पीकर टू कस्टमाइज मैसेज। अगर कोई स्पीकर है और वो ऑडियंस को पहले ही एनालाइज कर लेता है कि कैसे हैं वो लोग, तो वो कस्टमाइज मैसेज भेज सकता है। लाइक ऑडियंस अगर ज़्यादा एग्रेसिव है तो वो ट्राई करेगा कि मैसेजेस में उनको काम करने का ट्राई करेगा वो। एग्जाम्पल, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। द प्राइमरी पर्पस ऑफ पब्लिक स्पीकिंग इज़। पब्लिक स्पीकिंग का प्राइमरी पर्पस क्या है? एन इफेक्टिव मैसेज डिलीवरी। पब्लिक स्पीकिंग का प्राइमरी सबसे पहला उद्देश्य होता है इफ़ेक्टिव मैसेज डिलीवरी, किसी भी मैसेज को अच्छे से पहुंचा देना। आंसर सेशन इन प्रेजेंटेशन हेल्प्स इन क्लैरिफिकेशन एंड इंटरेक्शन।
क्वेश्चन आंसर सेशन जो होता है प्रेजेंटेशन में वो हेल्प करता है इस चीज़ में कि सारा कुछ क्लियर हो और इंटरेक्शन वगैरह बढ़े स्पीकर और लिसनर के बीच में। और इसके साथ हमारा पूरा ये इम्पोर्टेंट MCQ वाला वीडियो ख़त्म होता है और हमने 6 यूनिट के इम्पोर्टेंट MCQ कर लिए हैं। इसी के साथ हमारा ये MCQ वाला वीडियो ख़त्म होता है और नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए वीडियो कल मैं अपलोड कर रही होंगी रात तक आई गेस या फिर सुबह में ही। तो इसके लिए और ये बिज़नेस कम्युनिकेशन के लिए इतने क्वेश्चंस इनफ हैं, क्योंकि अगर मान लो ये इन सारे क्वेश्चंस के अलावा जो भी क्वेश्चन ऐसे तो इसमें से नहीं आएगा, मतलब PYQ वगैरह कर लिया हमने और हर एक यूनिट से कर लिया, तो यूनिट से वो सेम MCQ आए ना आए लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही आने वाला है ना। तो आई गेस इससे हम लोग 60-70% MCQs तो कर ही सकते हैं जितना पढ़ा है हमने, और ज़्यादा हो जाए तो बेटर ही है। सो इसी के साथ ख़त्म करते हैं ये वीडियो। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।